की जरूरत नहीं है, मैं गुरु नहीं हूँ। या, तुम लोगों को भी तकलीफ, मुझे भी तकलीफ। मेरी किस्मत खराब। हाँ? और ठीक है, कोई बात नहीं। इस- इसमें ये लोग फोटो देख लेंगे, बाकी मैं लिख लूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, पहले तो गुडी गुडी मॉर्निंग आप लोगों को। हाँ, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तुम लोग नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम लोगों का गुड मॉर्निंग नहीं है, सिर्फ मेरा ही है। कोई इशू नहीं है, चलो। अच्छा, आज हम देखेंगे आपका मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, आज देखेंगे मौर्यन डायनेस्टी। कल आप लोगों का मौर्यन डायनेस्टी से पहले तक खत्म हो गया था, मतलब धनानंदा तक। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आता है दैट इज मौर्यन। मौर्यन में और इसके बाद मौर्यन के बाद आपको लेटर मौर्य का जो पोर्शन होता है उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, मौर्य लेटर मौर्य। अब ये जो पीपीटी है, तो पीपीटी के ऊपर अभी लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हाँ, हाँ? अच्छा, ये वाला यूज कर रहे हो अभी। वाह, 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 स्टाइल। इसको बंद करो। अच्छा, इसको बंद करें। जैसा भी हो भाई, चलाना तो पड़ेगा। क्या करूं। चलिए, ठीक है। तो आपका ये वाला जो मौर्यन वाला सिस्टम है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली मौर्य में आपको तीन जो किंग्स हैं, तीन किंग्स हैं, तीन किंग्स के बारे में मौर्यन सिस्टम में हमको देखना होता है। आज मेरी किस्मत खराब है कि पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, ठीक है। तो जब भी हम मौर्यन किंगडम आएंगे, ठीक है, मौर्यन किंगडम की बात करेंगे, मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, तो यहां पर आपको मेनली तीन किंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है। एक, जो इसका फाउंडर है, जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा दैट इज नोन एज बिंदुसार। एंड नेक्स्ट, बिंदुसार का बेटा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, दैट इज नोन एज अशोक। जैसे तीन पर्सन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक। ये जो तीन लोग होंगे, ये तीन लोग ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके आते हैं सबके ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये जो लोग हैं इनके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो फाउंडर थे ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर, फाउंडर थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? क्या बात है, फाड़ दियो हो।
बढ़िया जी। तो नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था दैट वाज नोन एज धनानंद। तो कहा जाता है कि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ धनानंद की कभी लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, लड़ाई नहीं हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत ही फेमस, जो आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस मिनिस्टर हुआ करता था, जो उनका प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, जिनका नाम होता है चाणक्य, है ना, चाणक्य। अब चाणक्य को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो ये भी याद रखना है। चाणक्य तो एक नाम होता ही होता है, इसको छोड़कर एक और नाम होता है दैट इज नोन एज कौटिल्य, कौटिल्य। और एक होता है आपका विष्णुगुप्ता। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं। चाणक्य का दो और नाम याद रखना है आपको, एक होता है कौटिल्य, एक होता है विष्णुगुप्ता। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नॉर्मली हमारे जो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज होती है, तो हिंदी लैंग्वेज में जो होता है ना चतुर चालाक, है ना, चतुर चालाक, जिसके दिमाग में बहुत सारा उल्टे खोपड़ी का, उसको बोलते हैं कुटिल। जो कुटिल होता है, तो वहां से वर्ड आता है कौटिल्य। अब चाणक्य, अब सीन क्या होता है, चाणक्य क्या करते हैं, जो धनानंद होता है, तो धनानंद जैसे मैंने कल आपको कहा था कि वो हम्बल बर्थ का था, मतलब एकदम लोअर बर्थ का था, बट वो किंग बना। अब जब आप किंग बनोगे तब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में चला गया, अपने जो नोबल्स हैं, जो अपने ही लोग हैं, उनको ही परेशान करने लगा। तो इसलिए मैक्सिमम जो नोबल्स थे, उनके मैक्सिमम मिनिस्टर्स थे, उनके ऑपोजिट हो गया था सब, धनानंद के सब ऑपोजिट था। अब धनानंद के पास एक फेमस मिनिस्टर था, उसका खुद का प्राइम मिनिस्टर जो था, ठीक है, उसका नाम होता है राक्षस जी, उसका नाम होता है राक्षस। एक बुक होती है विशाख दत्त की, दैट इज नोन एज मुद्रा राक्षस, तो वहां पर सब कुछ बताया गया है, तो दैट इज राक्षस। अब ये जो राक्षस है, ये धनानंद को डिस्पोज होने नहीं दे रहा था। तो चाणक्य ने क्या करवाया, चाणक्य ने पहले वो जो राक्षस है, उसका जो मेन मिनिस्टर है, उसको मरवा दिया। ठीक है, ट्रेचरी से उसको मरवा दिया। अब धनानंद हो गया अकेला। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो रेबिलियन होता है अंदर, रेबिलियन करके, इंटरनल रिवॉल्ट करके धनानंद को उन्होंने गद्दी से हटा दिया। अलग अलग बुक में लिखा हुआ है कि धनानंद जो है वो लास्ट में पैसा लेकर चले गए थे, लेकिन स्टोरी ये भी है कि धनानंद को जब जा रहे थे, तो धनानंद को चाणक्य ने फिर से मरवा दिया। ठीक है, धनानंद को भी मरवा दिया, ये स्टोरी होता है, लेकिन राक्षस को मरवा दिया था, ये ट्रू है। तो यहां पर आप लोगों ने एक चीज सुना है कभी, मैं इससे थोड़ा सा साइड में बोल रहा हूं, आप लोगों ने एक कहावत सुनी है, साम दाम दंड भेद, सुना है, साम दाम दंड भेद, यहां से ही आता है। ये जो वर्ड आता है ना साम, साम का मतलब होता है डिप्लोमेसी, साम का मतलब होता है डिप्लोमेसी। दाम, दाम का मतलब होता है ब्राइबरी, कुछ भी करो बस। दंड, दंड का मतलब होता है पनिशमेंट, अगर आप डिप्लोमेसी से उससे नहीं हो रहा, उसके बाद पीटो बस। और अगर पीटने से भी नहीं हो रहा, तो आप पीट भी नहीं पा रहे, तब आता है भेद। भेद का मतलब होता है डिवाइड। अब आप उसको तोड़ दो, दैट इज नोन एज डिवाइड एंड रूल, ऐसे तोड़ दो बस। तो साम दाम दंड भेद, ये वाला जो पोर्शन होता है, वहां से आता है। अच्छा, नेक्स्ट चंद्रगुप्ता के कौन सी चीज याद रखती हैं कि नेक्स्ट चंद्रगुप्ता को इन ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता था संद्रुकोटोस। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज जो था, तो उसमें कहा जाता था संद्रुकोटोस। अभी ग्रीक क्यों एंगल आता है, ये आपको अभी पता चल जाएगा, एंगल क्यों ग्रीक आता है। क्योंकि चंद्रगुप्त ने ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कल कि जो अलेक्जेंडर थे, तो अलेक्जेंडर जब चले गए, तो अलेक्जेंडर के कुछ जनरल्स थे जो यहां पर रह गए थे, उसमें से एक होता है सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर का एरिया कौन सा था, मतलब जो लोड वाला एरिया कौन सा था, मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा था। तो सेल्यूकस निकेटर का एरिया कौन सा था, सेल्यूकस निकेटर का एरिया था ये वाला हिस्सा, गांधार वाला, तक्षशिला वाला हिस्सा। अब कल वाला याद है, मैंने एक चीज बोला था आप लोगों को,
भाई आजा, ये आते आते तो जीवन खत्म हो जाएगा। आन दो, हाँ ये इसमें से ही चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपका ट्रेड रूट में आता था ना। अब ट्रेड रूट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, याद है? ट्रेड रूट का स्टार्टिंग पॉइंट था ये गांधार वाला एरिया, गांधार तक्षशिला ये वाला एरिया। अब ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन मगध के अंडर है, मतलब मौर्यन के अंडर है। बचा क्या है? गांधार और ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि यहां से ट्रेड स्टार्ट हो रही है, अब यहां पर भी अगर टोल लगा पाओ तो यहां पर भी पैसा, सब जगह पर पैसा ही पैसा। तो यहां पर क्या होता है, इसी वजह से चंद्रगुप्त क्या होते हैं, ये जो गांधार वाला एरिया होता है यहां पर हमला करते हैं। गांधार वाला एरिया, और गांधार वाला एरिया किसके पास था? गांधार वाला एरिया होता है सेल्यूकस निकेटर के पास। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई होती है इन 302। ठीक है, 302 में सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई होती है, और सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई होने के बाद ये जीतते हैं। ठीक है, जीतते हैं, और जीतने में क्या होता है कि फिर से सेल्यूकस निकेटर हमला ना करे, तो इसलिए सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी होती है जिसका नाम होता है हेलेना, उसके साथ उनकी शादी भी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली जमाई के घर में हमला नहीं करेंगे लोग, है ना, सिंपल सी बात है, जमाई के घर में हमला कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर सेल्यूकस निकेटर का सीन क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज होती है, हराने के बाद एक और चीज आपको याद रखना है, ही डाइड इन श्रावण बेलगोला। ही डाइड इन श्रावण बेलगोला। ठीक है, श्रावण बेलगोला। और यहां से एक और चीज, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं, अलग से लिख रहा हूं। अगर आपको पूछा जाए कि लास्ट टाइम में उन्होंने कौन सा धर्म एडॉप्ट किया था, तो वो लास्ट टाइम में उन्होंने एडॉप्ट किया था जैनिज्म। ठीक है, इन हिज लास्ट टाइम ही एडॉप्टेड जैनिज्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य में ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं ये वाले से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जैनिज्म। और दूसरी चीज जो आपको बहुत बार पूछी जाएगी कि इनके कोर्ट में कौन सा पर्सन आया था, तो इनके कोर्ट में एक पर्सन आया था जिसका नाम होता है मेगास्थेनिस। ठीक है, इनके कोर्ट में आया था मेगास्थेनिस, और मेगास्थेनिस की जो बुक होती है दैट इज नोन एज इंडिका। इंडिका, ठीक है, मेगास्थेनिस की जो बुक होती है वो होती है इंडिका। बहुत सारे सोर्सेस के हिसाब से ये जो इंडिका बुक है, इट इज द सोर्स दैट वी कॉल्ड इंडिया। ठीक है, ये जो इंडिया है, तो इंडिया का जो सोर्स माना जाता है वो होता है मेगास्थेनिस का इंडिका, जो नाम है। ठीक है, असली में जैनिज्म एडॉप्ट क्यों किया था उन्होंने, ये चीज जस्ट सुन लो। जैनिज्म एडॉप्ट क्यों किया था? क्योंकि जो गांधार और कंबोज वाला एरिया, जैसे मैंने दिखाया ना कि गांधार और कंबोज वाला पे हमला करने गया था, तो जितना भी मगध का जितना भी रिसोर्स था सब वो लेके उठा के चले गए गांधार और कंबोज में हमला करने। क्योंकि गांधार और कंबोज बहुत दूर है। आज का कौन सा एरिया पता है? अफगानिस्तान वाला एरिया जो होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर वाला एरिया। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर वाला एरिया में बहुत पहाड़ है, आज के टाइम पे इतने पहाड़ है, उस समय तो कंडीशन और भी हार्श थी, तो इसलिए सारा का सारा सामान लेके वो चले गए। अब जब चले गए तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जो उनका जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, तो वहां पर हो गया बहुत बड़ा फैमाइन, भूखमरी। अब भूखमरी हो गया, चंद्रगुप्त जीत के वापस आए तो देखा कि भूखमरी चल रहा है। अब भूखमरी जब चल रहा है तब उन्होंने पहला दिमाग ये लगाया कि काम करते हैं कि हम जैनिज्म में शिफ्ट हो जाते हैं। जैनिज्म में शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि अगर राजा जैनिज्म में शिफ्ट हो रहा है, तो जैनिज्म में क्या होता है ना, जैनिज्म में होता है एक्सट्रीम पेनेंस। मतलब क्या होता है, आपको बहुत सारा खाना बंद करना पड़ेगा, मीट या फिर आपका जो नॉनवेज है वो तो बंद करना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप मिट्टी के नीचे वाला जो फल होता है वो भी आप नहीं खा सकते, जैसे पोटैटो, कैरेट, बीट, ये सब भी नहीं खा सकते। तो अगर राजा जैनिज्म बन रहा है, जैन बन रहा है, तो मैक्सिमम प्रजा क्या होगी, वो भी बनेगी जैन। अब जब मैक्सिमम प्रजा जैन बन जाएगी
तब क्या होगा, खाने के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। इन्होंने इसलिए जैनिज्म उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, कोई इशू नहीं था, अच्छी बात है, कर लिया। बट मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने अडॉप्ट किया नहीं, वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में ही थे। अब खाने के ऊपर प्रेशर है तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब काम करते हैं। तो जैनिज्म अडॉप्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं कर्नाटका के पास। कर्नाटका में एक जगह होती है दैट इज नोन एज श्रावणबेलगोला। तो कर्नाटका के पास चले जाते हैं। अब राजा जा रहा है तो मैक्सिमम प्रजा भी चली जाएगी उनके साथ। जब मैक्सिमम प्रजा चली जाएगी तो पाटलिपुत्र के ऊपर जो खाने का प्रेशर है फिर से कम हो जाएगा। लोग नहीं रहेंगे तो खाने का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसी वजह से वो श्रावणबेलगोला चले गए। और श्रावणबेलगोला जाके जैनिज्म में एक प्रोसेस होता है जहां पर आप, जब आपकी लगती है कि मौत नियर है, तो आप खाना वाना सब बंद कर दोगे, ठीक है, खुद को भूखा रख के, बिना पानी पिए खुद को भूखा रख के आप अपने प्राण त्याग दोगे, मतलब मर जाओगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये जैनिज्म में होता है। तो वो श्रावणबेलगोला में यही करते हैं, तो इसलिए वो श्रावणबेलगोला में जाके उनकी जो मृत्यु होती है वो श्रावणबेलगोला में होती है। श्रावणबेलगोला कर्नाटका में है, वो रहते थे बिहार में। श्रावणबेलगोला किस लिए आएंगे, झाड़ू देने, ठीक है। ये होता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का केस। अब नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठता है जिसका नाम होता है बिंदुसार। अब बिंदुसार से आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिंदुसार से दो तीन चीजें बस याद रखिएगा। पहला चीज क्या होता है, बिंदुसार का एक टाइटल होता है दैट इज नोन एज अमित्रघात। बिंदुसार का एक टाइटल होता है अमित्रघात, ठीक है। अमित्रघात, अमित्र का मतलब, मित्र का मतलब होता है दोस्त, अमित्र का मतलब होता है दुश्मन, घात का मतलब होता है मारने वाला, ठीक है। सुनने में ही अच्छा लगना है, दुश्मन को मारने वाला, ठीक है। तो अमित्रघात पहला चीज। और दूसरी चीज आपको याद रखना है, ही कैप्चर्ड अश्मक। ही कैप्चर्ड अश्मक। कल मैंने आपको जो बताया था याद है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे साउदर्न मोस्ट जो महाजनपद था वो अश्मक था, महाराष्ट्र में अश्मक था। तो आप देखो ना, पूरा का पूरा बीच वाला हिस्सा ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं मगध के लोग, मतलब मौर्यन। उसके बाद बचा क्या था, गांधार कंबोज, वो बचा था। तो इसी वजह से गांधार कंबोज चंद्रगुप्त मौर्य ने कैप्चर कर लिया। अश्मक जो है वो कैप्चर कर लिया बिंदुसार ने। तो पूरा का पूरा जो इंडिया का जो रूट है वो उनके हाथ में आ गया। और यही चीज को आप नोटिस कीजिएगा, इसके बाद आप देखिएगा कोई भी किंग गुप्ता तक, अब तक गुप्ता तक कोई भी किंग अश्मक के नीचे नहीं जाएगा, साउथ इंडिया में नहीं जाएगा। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं लेकिन कभी ख्याल नहीं किया होगा आपने कि नीचे नहीं जाता। नीचे क्यों नहीं जाता, क्योंकि ट्रेड रूट अश्मक में जाके खत्म हो जाता है, उसके बाद नीचे जाना बेकार है। गुप्ता जाएगा। गुप्ता क्यों जाएगा हम आएंगे तब बताऊंगा। तब रोमन्स ने सिल्क रूट बंद कर दिया था। सिल्क रूट बंद कर दिया, आपका ट्रेड से पैसा नहीं आ रहा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जमीन पे टैक्स लगाना पड़ेगा। तो आपको ज्यादा जमीन चाहिए, इसलिए गुप्ता जो किंग्स हैं वो अश्मक के नीचे जाते हैं क्योंकि उनको जमीन चाहिए थी। लेकिन यहां तक कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिंदुसार, ये सिर्फ दो चीजें हैं जो बिंदुसार से आपको याद रखनी है। इसके बाद मेन जो पोर्शन आता है जो सबसे ज्यादा, वो होता है अशोक, ठीक है। अच्छा, बिंदुसार का मतलब समझते हो? बिंदुसार का किसी को मतलब पता है? बिंदु का मतलब होता है ड्रॉप, सार का मतलब होता है पॉइजन, ड्रॉप ऑफ पॉइजन। नहीं, ड्रॉप ऑफ पॉइजन ऐसा नाम देना नहीं चाहते थे। इसका रीजन ये है कि क्योंकि इसका जन्म हुआ था वो ड्रॉप ऑफ पॉइजन से ही हुआ था। मतलब बात यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जो गुरु थे, बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर थे, गुरु थे, टीचर थे, सब थे कौटिल्य या फिर चाणक्य। तो चाणक्य क्या करते थे, उनके खाने में बहुत स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन जो है वो चाणक्य देते थे, जिससे क्या हो, थोड़ा सा पॉइजन अगर जाए तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डअप होना स्टार्ट करेगा अगेंस्ट पॉइजन। अगर कोई बहुत ज्यादा पॉइजन भी उसको दे दे तो खा के भी मरे ना। तो इसी वजह से बहुत छोटा सा पॉइजन का डोज कंटिन्यूअस देते थे। अब ये चंद्रगुप्ता को भी नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ पता था आपके चाणक्य को। अब एक बार क्या होता है कि जो चंद्रगुप्ता खाना खा रहे थे तो उनकी जो पत्नी है, नंदिनी नाम था उनका,
तो वो प्रेग्नेंट थी विद बिंदुसार, प्रेग्नेंट थी, एकदम लास्ट टाइम था। अब लास्ट टाइम है, ऑब्वियसली थोड़ा सा प्यार जागा, तो इसी वजह से क्या होता है, चंद्रगुप्त ने अपना थोड़ा सा खाना नंदिनी को खिला दिया। अब प्रॉब्लम यही है कि नंदिनी के बॉडी में वेनम तो है नहीं, मतलब पॉइजन तो है नहीं कि पॉइजन को रोक सके, और ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, तो इसी वजह से उस पॉइजन की वजह से जो नंदिनी देवी है उनका डेथ हो जाता है। अब डेथ हो जाता है तो बच्चा तो मर ही जाएगा, तो इसी वजह से क्या होता है, नंदिनी देवी का पेट काट के बच्चे को निकाल लिया जाता है जिससे बच्चा बच सके। तो जो पेट काट के निकाला जाता है उसका नाम वो होता है बिंदुसार। तो अगर वो ड्रॉप ऑफ पॉइजन की वजह से उसका जन्म हुआ है, ऐसे नॉर्मल नहीं जन्म हुआ है, तो इसलिए वजह से उसका नाम दिया जाता है बिंदुसार। ठीक है, स्टोरी बहुत है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, बिंदुसार का बेटा अशोक। अब ये जो अशोक है, ये मैक्सिमम चीजें जो अशोक से आपको ही पढ़ना होता है, मैक्सिमम चीज अशोक से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, पहली चीज अशोक जो होती है, तो अशोक पहले कहा जाता था अशोक वॉज अ वेरी एग्रेसिव किंग। पहले जो होता था ही वॉज वेरी एग्रेसिव किंग, एग्रेसिव किंग, तो इसलिए इसका एक अलग नाम दिया जाता था, दैट इज नोन एज चंडाशक। ठीक है, चंडाशक। चंडाशक का मतलब होता है, चंडाशक का ये जो चंड होता है, चंड का मतलब होता है एग्रेसिव। ठीक है, ये एक हिंदी वर्ड से आती है, दैट इज नोन एज चंडाल, एक वर्ड से आती है। चंडाल का मतलब होता है वो पर्सन जो सर काटता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी फिल्मों में देखा होगा कि किसी को ऐसे गला काटने की सजा दी थी, एक पर्सन होगा जो ऐसे एग्जीक्यूशनर होगा, ऐसे चलाएगा ना, वो एग्जीक्यूशनर को, वो पर्सन को बोलते थे चंडाल। जो फांसी देता है उसको भी बोलते हैं चंडाल, जो मारने वाला है, तो वहां से ये चंड वर्ड आता है। अब ये एग्रेसिव किंग थे, बहुत एग्रेसिव किंग थे, और इनके साथ एक बैटल भी होता है जिसका आपने नाम सबने सुना है, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग बैटल। तो कलिंग बैटल जो होती है, कलिंग सबसे ब्लडीएस्ट बैटल भी कहा जाता है कलिंग को। अब ये जो बैटल होती है ना कलिंग, इससे पहले अशोक का थोड़ा सा चीज आपको पता होना चाहिए। ये कहा जाता है कि अशोक ने गद्दी पे बैठने के लिए अपने सिबलिंग्स, खुद के भाई जितना भी है, टोटल 99 लोगों को मार के वो गद्दी पे बैठा था। ठीक है, 99% को वो हत्या करके बैठा था। ये 99 थोड़ा सा एग्जैगरेट है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है, थोड़ा सा जिससे डर भी फैला जाए, बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये तो कहता है कि उन्होंने एटलीस्ट 22 लोगों को मार के बैठे थे। वो अपने भाई, सिबलिंग जो भी हैं सबको मार के वो गद्दी पे बैठे थे। 22 को तो पिटा था। ठीक है, 22 को मारना भी कम नहीं होता है। ठीक है, 99 बहुत ज्यादा होता है, बट 22 को मारना भी कम नहीं है। तो वो बैठे। अब क्या होता है कि जब अशोक बैठे तो अशोक ने उस समय का सबसे बड़ा महल बनाने की बात किया था। ठीक है, सबसे सुंदर, पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर। अब मगध में बहुत ही स्किल्ड जो क्राफ्ट लोग हैं ना, वो नहीं है, स्किल्ड आर्किटेक्चर नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, जो कलिंग होता है, जो ओडिशा का वाला जो पोर्शन होता है कलिंग, तो कलिंग से उन्होंने बोला कि आप अपने जो स्किल लेबर्स हैं उनको भेजो। अब जो कलिंग का राजा था, ठीक है, अनंत नाम था उनका। ठीक है, किंग अनंत, उनका नाम था किंग अनंत। तो ये जो अनंत थे, तो वो अशोक के भाई को ज्यादा प्रेफर करते थे कंपेयर टू अशोक। ठीक है, अशोक का जो बड़ा भाई था उसको ज्यादा प्रेफर करते थे। अब ये अशोक जो अनंत थे, तो उन्होंने अशोक को अपने जो लोग हैं उनको देने से मना कर दिया। अब देने से मना कर दिया, अशोक को लगा बुरा, अशोक को लगा बुरा मतलब उसकी ईगो पे लगा। और ये जो ईगो की लड़ाई है, ये होती है कलिंग, ईगो की वजह से लड़ाई हो जाती है। ठीक है, यही होता है दुनिया में, सब सेम ही चीज है। जो बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, उनकी ईगो पे लग जाता है। अब ईगो पे लग जाता है तो ऐसे लड़ाई हो जाती है, जिसमें सबसे ब्लडीएस्ट बैटल होता है। उसके बाद कहा जाता है कि वो उनको बहुत ही खराब लगता है और वो बुद्धिज्म में चेंज हो जाते हैं। ही कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म, ही कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म बाय उपगुप्ता। ये वाला लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कौन सा पर्सन है जिन्होंने उसको
हाँ पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ग्रुप में बोल रहा हूँ, पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो उपगुप्ता ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से मॉन्क हैं जिन्होंने इसको चेंज किया था। उपगुप्ता जो नाम है ना, ये उपगुप्ता नाम नहीं है, इनका तो टाइटल छोटा सा उपगुप्ता बोलते हैं। इनका असली नाम जो होता है, सुन के आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, उनका असली नाम होता है मगलीपुत्र तिशा, ठीक है, उनका असली नाम होता है मगलीपुत्र तिशा। इससे बेहतर तो उपगुप्ता ही था। उपगुप्ता याद नहीं होता है, इतना बड़ा बड़ा नाम, ठीक है। तो अशोक, अब उपगुप्त जो होते हैं वो अशोक को चेंज कर देते हैं टू बुद्धिज्म, चेंज कर देते हैं बुद्धिज्म, ये कहा जाता है। बट बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऐसे भी कहती हैं कि अशोक कलिंग वॉर से होने से पहले ही वो बुद्धिस्ट हो गए थे, ये भी होता है, बट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है। अब जब बुद्धिज्म में होता है, बुद्धिज्म में होता है, तो अशोक ने एक चीज स्टार्ट किया था जो इंडिया में पहली बार होता है, पहली बार, दैट इज नोन एज डिविनिटी ऑफ किंगशिप, डिविनिटी ऑफ किंगशिप, ये पहली बार स्टार्ट होता है डिविनिटी ऑफ किंगशिप। तो वो खुद को एक नाम से बुलाते थे जिसका नाम होता है प्रियदासी, ठीक है, एक नाम होता है जो खुद को बुलाते थे, दैट इज नोन एज प्रियदासी, या फिर पूरा नाम होता है देवम प्रिय प्रियदासी। अब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन डिविनिटी ऑफ किंगशिप का मतलब क्या होता है? डिविनिटी ऑफ किंगशिप का मतलब होता है, जैसे मान लो सिर्फ किंग है तो आप क्या होगा, आप किंग के अगेंस्ट बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, अशोक क्या करते हैं, अशोक खुद को भगवान के साथ जोड़ते हैं। प्रियदासी का मतलब होता है देवम, टोटल नाम होता है देवम प्रिय प्रियदासी, इसका मतलब होता है भगवान का सबसे चहीता नौकर। अब अगर वो भगवान का नौकर है, सबसे चहीता नौकर है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि उसके साथ भगवान का डायरेक्ट लिंक है। तो नौकर के साथ आपको तो लिंक होगा ही, सिंपल सी बात है। तो भगवान का डायरेक्ट लिंक है, तो इसका मतलब है अगर आप अशोक को कुछ बोलोगे तो आप भगवान को बोल रहे हो, और आप लोग भगवान को कुछ नहीं बोलोगे। तो इसी वजह से क्या होता है, यहां पर स्टार्ट होता है द डिविनिटी ऑफ किंगशिप थ्योरी। ये पहली बार नहीं है, मतलब ये स्टार्टिंग है, इससे बात आप बहुत सारी जगह पर देखोगे। जैसे जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, तब एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है बलबन। बलबन ने थ्योरी लाया था जिलेलाही, जिलेलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, वो गॉड का ही शैडो है। तो ये जो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, डिविनिटी ऑफ किंगशिप। अच्छा, नेक्स्ट चीज अशोक के कुछ चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अशोक एक रिलीजियस पॉलिसी लेके आता है, अशोक एक रिलीजियस पॉलिसी बनाते हैं जिसका नाम होता है धम्म, ठीक है, अशोक एक रिलीजियस पॉलिसी लेके आते हैं जिसका नाम होता है धम्म। क्योंकि देखो सिंपल सी बात यह है कि अशोक का के पास बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, उसके फोर फादर्स ने, उनके ग्रैंडफादर ने, फादर ने जितना भी एरिया कैप्चर करके रखा है, पूरा का पूरा लैंड किसका है? अशोक का ही है। अब उतने डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्स लोग सब अलग अलग हैं, सबका सिचुएशन अलग है, सबका इन्वायरमेंट अलग है, तो सबको आपको एक ही जगह पर लाना है। एक ही जगह पर लाना है तो लाओगे कैसे? एक कॉमन रूल चाहिए या कॉमन थीम चाहिए, दैट इज धम्म। जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के सारे जो लोग होते हैं वो सब जगह पर सेम होते हैं, वैसे ही उस समय कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, उस समय यूज होता था धम्मा। और ये जो धम्मा है, ये जो थ्योरी है, ये सबको बताओगे कैसे? अशोक तो सबके पास जाएगा नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है, इनका रॉक इंस्क्रिप्शन या रॉक एडिक्ट वो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स नॉर्मली टोटल थे 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट है और बहुत सारे माइनर्स भी हैं, ठीक है। रॉक एडिक्ट वो बनाना स्टार्ट करते हैं। अब रॉक एडिक्ट क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। रॉक एडिक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रॉक एडिक्ट का मतलब पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर है। नहीं, बड़ा बड़ा पत्थर नहीं है, ठीक है। रॉक एडिक्ट का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा लंबा पत्थर है, लंबा पत्थर है, और लंबे पत्थर में आपको दिखेगा ऐसे सिंगल लाइन लिखा हुआ है,
अगर इस ऐसा सिंगल लाइन लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट रॉक एडिक्ट है, दूसरा लाइन लिखा हुआ है सेकेंड रॉक एडिक्ट है, तीसरा लाइन थर्ड रॉक एडिक्ट। तो ऐसे करते करते आपको टोटल 14 लाइंस दिखेंगे, जिसमें से एक लाइन में उन्होंने लिखा है कि वो प्रियदासी हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रियदासी लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन लिखे होते हैं ना, दीस आर नोन एज रॉक एडिक्ट्स। ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, उन्होंने एक और स्ट्रक्चर बनाया था जिसका नाम होता है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा, तो ये कहा जाता है कि सांची स्तूपा किसने बनाया था? तो सांची स्तूपा बनाया गया था बाय अशोक, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक सी अशोक की चीजें हैं, ये बेसिक सा पोर्शन है जो आपको अशोक के बारे में थोड़ा सा ये चीज याद रखना है। क्वेश्चन ये नॉर्मली यहां से आता है। अगर आप दूसरा कोई और भी अपर लेवल का एग्जाम दोगे, जैसे मान लीजिए रेलवे टाइप का, एसएससी टाइप का, या फिर आपका यूपीएससी, एपीसीएससी, ऐसे अगर एग्जाम दोगे, तो अब इसके अंदर क्या होता है उसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ना होता है कि धम्मा के अंदर क्या था। रॉक एडिक्ट जो होते हैं, पहला रॉक एडिक्ट जो पहला, मैं सिर्फ आपको पहला बताता हूं, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है ना, ऐसे लाइंस। पहला लाइन जो था, एकदम पहला लाइन, तो उन्होंने पहला लाइन पे ही जो एनिमल स्लॉटर है, मतलब पूरा देश वेज बनेगा, एनिमल स्लॉटर है बंद, फेस्टिवल बंद, गैदरिंग बंद। फेस्टिवल नहीं होगा, एनिमल स्लॉटर नहीं होगा और गैदरिंग नहीं होगा। अब ये कहा जाता है कि जब आप लोग सब एक साथ आओगे तो माहौल बनता है, तो माहौल में आप एनिमल काट देते हो, ठीक है। ये रीजन बोला गया था, बट असली में रीजन ये नहीं है। असली में रीजन ये है कि अगर आप लोग सब एक साथ आओगे, अलग अलग रीजन से अगर एक साथ आओगे, तो अगर गैदरिंग होगा तब क्या होगा? तब एक पर्सन बोलेगा कि हमारे वहां पर जो राजा है वो काम अच्छा नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर जो चीजें हैं वो फैलेंगी, लोगों में पता चलेगा कि ये पर काम हो रहा है कि नहीं काम हो रहा। क्योंकि तब तो फेसबुक था नहीं, कट कट करके लिख दो, तो तब लोग ही बात करते थे। ये लोग ही बात ना करें, राजा के बारे में कुछ ना पता चले, तो इसी वजह से क्या होता है, गैदरिंग ही वो बंद कर देते हैं, फेस्टिवल मनाना जो होता है सब बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये पहला रॉक एडिक्ट था, उसके बाद तो बहुत रॉक एडिक्ट आता है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या होता है, अशोक जो होते हैं, अशोक अपने दो बेटे को, एक जस्ट यहाँ पर एक और चीज छोटा सा जस्ट मेंशन कर दूं, अशोक दो बेटों में से एक बेटा होता है जिसका नाम होता है महेंद्र। महेंद्र, महेंद्र का बसता है श्रीलंका, महेंद्र का बसता है आपका श्रीलंका। तो आप देखोगे इंडिया के आसपास जितने भी बुद्धिस्ट, ठीक है, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है वो आपका अशोका का होता है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल। बस अशोका से आपको इतना चीजें जो हैं वो याद रखनी है, अशोक से, ठीक है। हम जो सोचते हैं ना कि हिस्ट्री बहुत सिंपल है, हिस्ट्री बहुत सिंपल है नहीं। मतलब सिंपल है मतलब ऐसा, जैसे ये वाले के बाद ये वाला हुआ, ये वाला के बाद ये वाला हुआ, सबका कुछ ना कुछ कारण था इसीलिए हुआ, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका अशोक वाला केस होता है, ठीक है। अशोक वाला केस मैं थोड़ा सा इसमें चला जाता हूं जिससे आप लोग देख पाओ। हाँ, तो बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में जो उसका कैप, ये अमृता घात, ये याद रखिएगा, ऑब्वियसली ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज, उन्होंने अशमक कैप्चर किया था, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये वाला जो एरिया होता है अशमक, जो डेक्कन तक उन्होंने कैप्चर करके रखा था, ये चीज याद रखिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अशोक, ठीक है। अशोक पूरा का पूरा जो मैक्सिमम जो एरिया होता है ये कैप्चर करके रखते हैं। अच्छा, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन देख पा रहे हो, ये पोर्शन अशोक के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, ठीक है, ये उनके सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, और जो सबऑर्डिनेट्स बाद में जाके मौर्य डायनेस्टी को हटाते हैं, ठीक है। सांची स्तूपा उन्होंने बनाया था, पंच बारबारा केव्स उन्होंने बनाया था, एंड
अशोक के टाइम में होता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। जैसे मैं अभी बुद्धिस्ट, अच्छा बुद्धिस्ट काउंसिल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बुद्धिस्ट काउंसिल का थोड़ा सा केस बता देता हूँ। अरे हाँ, इसमें हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो जब बुद्धिस्ट काउंसिल की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल आपको आएगा, बुद्धिस्ट काउंसिल की बात होती है, तो बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल होते हैं 4। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब होता है जहां पर बुद्धिज्म के जो मेन मेन पर्सन होते हैं वो आके यहाँ पर आके, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, नाटक बोल लो, आएंगे, थोड़ा सा मीटिंग मीटिंग करेंगे, चाय समोसा खाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो नॉर्मल होते हैं 4। तो सबसे पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है इन 483 बीसी। 483 बीसी, जिस टाइम, जिस बार जो बुद्धा है, गौतम बुद्धा की, ठीक है, गौतम बुद्धा जी की जहां पर डेथ होती है, जिस साल डेथ होती है उसी साल बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 483 बीसी। कराता कौन है? उसका नाम होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु कहां पर होता है? राजगीर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसके ठीक 100 ईयर्स के बाद होता है 383 बीसी। 383 बीसी कराता कौन है? कालाशोक। कालाशोक होता कहां पर है? वैशाली। वैशाली वज्जी में था, ठीक है, कल जो हम देख रहे थे वज्जी, वज्जी में था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 250 बीसी। 250 बीसी कराता कौन है? अशोक। होता कहां पर है? पाटलिपुत्र। एंड फोर्थ होता है 72 एडी। कराता कौन है? कनिष्क। आएंगे, कनिष्क होता कहां पर है? कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। हाँ, तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे 4 आपको बुद्धिस्ट काउंसिल दिखेंगे। नेक्स्ट मौर्य तो हो गया। अब मौर्य के बाद क्या आता है? मौर्य के बाद आता है आपका लेटर मौर्य। आपको सिर्फ और एंशिएंट से सिर्फ आपका और एक दो क्लास होगा बस, ठीक है। उसके बाद मिडिवल चलेगा। मिडिवल बहुत ही छोटा है, मिडिवल 2-3 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। सबसे लंबा होता है, खींचेगा आपका मॉडर्न, ये झमेला है। मिडिवल सिर्फ 2-3 क्लास में ही हो जाएगा। मिडिवल में एक आएगा आपका सुल्तानी पीरियड, और 1 या 2 क्लास लगेगा मुगल मेन, ठीक है। अब ये जो मॉडर्न किंगडम होता है, ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है तो एक बार देख लो, पूछ लो। टू 261। हाँ, शिशुनाग नहीं, शिशुनाग का बेटा के टाइम में हुआ था। शिशुनाग का बेटा होता है कालाशोक। शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। अगर डायनेस्टी बोले तो शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। हाँ, कालाशोक उसका बेटा है, शिशुनाग का बेटा है, ठीक है। अच्छा, सामने तो संडे आ रहा है, आप लोगों को कोई प्लान है घूमने घूमने जाने का, या घर में ही फैल जाओगे, पसत जाओगे बस? नहीं, अच्छी मैं आपको ये बोलूंगा कि जरूर आप लोग थोड़ा सा घूमो फिरो एटलीस्ट, ठीक है। घूमो फिरो मीन्स ऐसा नहीं कि इधर उधर घूमो जस्ट, बट थोड़ा सा दूर दूर थोड़ा सा घूम के आओ, अगर हो सके, जिससे आपका थोड़ा माइंड वाइंड थोड़ा सा फ्रेश हो।
क्योंकि ईटानगर की बात अगर करें तो ईटानगर में घूमने की जगह उतनी है नहीं। सच में बोले तो ईटानगर में घूमने की जगह उतनी है नहीं। ईटानगर से बाहर जाओ तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बट ईटानगर में घूमने की जगह है नहीं। ये सब जगह पर सेम है, सब जगह पर। ये अब जो जो मेन सिटीज हैं तो उसमें घूमने की जगह कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर भी घूमने की जगह नहीं है, गुवाहाटी में भी घूमने की जगह नहीं है। ठीक है। तो गुवाहाटी में कोई रहा था कभी? अब में से कोई रहा है ना? जिन जो जो रहा है या फिर जो जो गए हैं आप लोगों को पता होगा कि गुवाहाटी में घूमने की जगह सिर्फ एक ही है, सिटी सेंटर मॉल। एक मॉल है, ठीक है, सिटी सेंटर मॉल है। जो 25 दिसंबर आ रहा है ना, 25 दिसंबर आ रहा है, तो सिटी सेंटर मॉल में ही जीसस का जन्म भी होगा। ठीक है। आप देखिएगा, फोन में देखिएगा सिटी सेंटर मॉल में भीड़ कितना होता है। 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ सिटी सेंटर मॉल में आते हैं। क्या करने? कुछ नहीं, जस्ट घूमने। कुछ नहीं करने आते, जस्ट घूमने आते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग ने ख्याल कभी किया होगा कि पता नहीं, आप कभी ख्याल शायद हमने नहीं किया होगा, बट लड़कियों का घूमना और लड़कों के घूमने में बहुत डिफरेंस है, पता है? लड़कियों के घूमने में और लड़कों के घूमने में, जैसे मान लो कि जब लड़कियां घूमने निकलती हैं तो बहुत अच्छा कपड़ा चाहिए, मेकअप चाहिए, बहुत सारा कुछ है। लॉन्डो का ऐसा केस नहीं होता। लॉन्डो का ऐसा नींद से उठाओ, 2 थप्पड़ मारो, मार के बोलो चलो चलो, वो रेडी। लड़कियों का सुंदर सुंदर कपड़ा होना चाहिए, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, वो कपड़ा अच्छा नहीं है। लॉन्डो के केस में भी ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ कपड़ा होना चाहिए एक। बाहर जाएंगे अगर कुछ ना पहने तो खराब लगता है, तो कुछ पहन लो बस, हाफ पैंट, कुछ कुछ भी पहन लो, चलो। ये सच है, ये मैंने देखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए जो ग्रुप्स में निकलते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर बहुत बड़ा ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, 10 फीमेल्स अगर निकल रही हैं, लड़कियां निकल रही है 10-10, उनको 10 को पता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कितना खर्चा होगा, कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सबको पता है। सबको बोल, लॉन्डो में ऐसा सीन नहीं होता है। अगर 10 लड़के जा रहे हैं तो 10 में से एक बंदा बोलेगा कि इस तरफ चलते हैं, एक बंदा बोलेगा इस तरफ चलते हैं, और एक पागल बंदा बोलेगा, ऐसी जगह बोलेगा कि तुम जा ही नहीं पाओगे इतना दूर। तो उसमें से दोनों में से एक का चूज होता है, और बाकी जो 7 हैं, बाकी जो 7 हैं, वो सिर्फ आ गए हैं। उनको पता नहीं है कि कहां जा रहे हैं। उनको बोला गया कि उधर जा रहे हैं, चलो बस चलो। उनको कुछ आइडिया नहीं है कि कहां जा रहे हैं, कुछ भी आइडिया नहीं होता है। और कंट्रीब्यूशन है। मैं फीमेल्स को बोल रहा हूं, ये कंट्रीब्यूशन लड़कों में देखिएगा, सबसे हाईएस्ट जिसके पास पैसा है उसके पास है 2000, उसके बाद आता है 500, उसके बाद आता है 20 रुपए। लास्ट के जो 2-3 है ना, वो जस्ट ऐसे पहन कर आ गए बस। उनके पॉकेट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर मान लो कि गाड़ी खराब हो जाए उसके बाद क्या होगा उनको पता नहीं है। चला के लेके चले जाएंगे, धक्का लेके चले जाएंगे, ऐसा सोच के वो निकले हैं, सच में। और लड़कियों में सबसे अच्छा जो चीज मुझे लगता है, सबसे अच्छा वो होता है उनका फोटो खींचना। लड़कियां कितने सुंदर सुंदर पोज देके, इधर उधर कितना सुंदर सुंदर पोज देके फोटो खींचती हैं। और वही हमारे राक्षसों, हमारे जो लौंडे होते हैं, लौंडों को सिर्फ 2 स्टाइल आता है, बस 2 स्टाइल। एक होता है पर्सन, एक ग्रुप होता है जिसको थोड़ा सा फोटो खींचना आता है। एक का आता है कुछ नहीं आता। जिसको आता है तो ठीक है, जिसको एकदम नहीं आता, तो जिसको एकदम नहीं आता उनके पास सिर्फ 2 ही पोज है, एक ऐसा और एक ऐसा, विक्ट्री बस, या फिर थम्स अप बस। और जो उसको थोड़ा सा आता है, मतलब उनमें से थोड़ा सा आता है, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे पैंट के पॉकेट में हाथ घुसाएगा, ठीक है, पैर को थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करेगा और सीधा देखेगा, बस हो गया फोटो खींचना हमारा। ये होता है जिनको नहीं आता। और जिनको आता है, जिनको आता है सेम ही है, ऐसे पॉकेट में हाथ घुसाएगा, पैर को क्रॉस करेगा, सीधा खड़ा होगा, बस सिर्फ डिफरेंस यही है कि वो उस तरफ देखेगा, बस हो गया, हमारा फोटो खींचना बंद हो गया। अब देखिएगा सबका फोटो खींचना ऐसा ही होता है, सबका मैक्सिमम का ऐसा ही होता है। तो हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है, लड़के बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे कुछ भी चीज में। इतना खर्चा कौन करेगा दिमाग का? कोई चीज नहीं है, जो है सेम है।
ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग हो सके तो जरूर घूम के आइए अच्छे से। अच्छा, अब थोड़ा सा लेटर मौर्य हम कल पे आएंगे। तो लेटर मौर्य में मैं एक चीज बता दूं, देखो जब भी कोई बड़ा एम्पायर होता है ना, जब वो टूटता है, जब भी बड़ा एम्पायर टूटता है तो उसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। वैसे ही मौर्यन एम्पायर का भी हुआ। तो जब तक अशोक का था तो अशोक ने एक चीज समझ के रखा था कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है, नॉर्थ वेस्ट जहां पर ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स थे, वो जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड वहां से आ रहा था और लोग बाहर के जो लोग हैं वो वहां से अटैक कर रहे थे। तो इसलिए जब तक अशोक का था, वो एरिया नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, वो एरिया को सिक्योर रखा जाता है। लेकिन जब भी अशोक खत्म होता है, खत्म होने के बाद जितने भी रूलर्स आए वो सभी बेकार हैं। तो वो नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्ट की इंपॉर्टेंस को कभी समझ ही नहीं पाए। अब नॉर्थ वेस्ट की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए तो इसी वजह से क्या होता है कि जितने भी अटैक्स हुए और जितना भी अलग अलग किंगडम बना, सब आपको नॉर्थ वेस्ट में दिखेगा, जो बाहर के हैं, नॉर्थ वेस्ट से आए, क्योंकि उनको उसने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो जब भी हम लेटर मौर्य की बात करते हैं, लेटर मौर्य की बात करते हैं, तो लेटर मौर्य में आपको दो टाइप का दिखेगा। ठीक है, ऐसे दो टाइप के आपके किंगडम्स दिखेंगे। एक होता है आपका इन्वेजन वाला। इन्वेजन वाला, इन्वेजन में आपको इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक को छोड़कर आपका शका, ठीक है, पल्लवा, कुषाण, तो ये आपके दिखते हैं इन्वेजन वाले जो। एंड इंटरनली, इंटरनली जो किंग्स जो उनको हरा के नए नए बन रहे थे, जैसे सुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी एंड सातवाहन, एंड सातवाहना, ये दो टुकड़ों में पूरा का पूरा जो मॉडर्न एम्पायर है, वो पूरा का पूरा मॉडर्न एम्पायर दो टुकड़ों में ऐसे डिवाइड हो गया। जो नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, तो वहां पर इंडो ग्रीक, सका, पल्लवा, कुषाण, तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहां पर दिखते हैं। और ये वाला जो इंटरनली होता है, जहां पर बिहार वाला जो एरिया होता है, या फिर जो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र वाला जो एरिया होता है, कर्नाटका वाला एरिया होता है, तो यहां पर ये लोग आ जाते हैं। अब ये वाले जो पोर्शन होंगे तो कल हम इनको बारे में देखेंगे, इंडो ग्रीक क्या थे, शका क्या थे, पल्लवा क्या थे, कुषाण क्या थे, उनके मेन मेन राजा क्या थे। जस्ट दो तीन लाइन का ही है, ज्यादा आपको लोड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये लोग क्यों आए थे ये भी थोड़ा सा बता दूंगा। ये लोग जो आए थे ना इंडो ग्रीक को छोड़कर, इंडो ग्रीक तो उधर ही था, ठीक है, जैसे सेल्यूकस निकेटर हारा, सेल्यूकस निकेटर के हारने के बाद एक और किंग बनता है जिसका नाम होता है देमेत्रियस। देमेत्रियस वहां पर फिर से किंगडम बनाता है जिसका नाम होता है बैक्ट्रिया किंगडम। बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया, एक किंगडम बनता है, तो वो ही इंडो ग्रीक होते हैं। उसके बाद ये जो शका, पल्लवास, कुषाण, ये जो है ना, ये मारखा क्या है, ठीक है। कुषाण जो चाइनीज में जो किंग डायनेस्टी थी, तो किंग डायनेस्टी क्या करती है, वो कुषाण को पीटती है। कुषाण वेस्ट की तरफ आता है, पल्लवा को पीटता है। पल्लवा वेस्ट की तरफ आता है, शका को पीटता है। शका वेस्ट की तरफ आता है, इंडो ग्रीक को पीटती है। पीट के सब घुसते हैं इंडिया में, ठीक है। ऐसे ऐसे लेयर में घुसते हैं, पहले इंडो ग्रीक आएंगे, उसके बाद शका, उसके बाद पल्लवा, उसके बाद कुषाण, ऐसे लेयर्स में आएंगे। तो ये जो चीजें होंगी तो ये क्या होती हैं, और ऑब्वियसली इसके बीच में जो शुंगा, कान्वा, सातवाहना है, इनको तो हमको देखना ही है। ठीक है, तो कल आपका लेटर मौर्य वाला जो पोर्शन होगा तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है।